फ्रेंड्स कैसे बेटा। तो बेटा आज हम करेंगे कैपिलैरिटी, राइट। कैपिलैरिटी करेंगे और कैपिलरी राइज एसेंट फार्मूला वो हम करेंगे आज। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? ए ग्लास ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब, दैट इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। पहले हमारे पास कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? ग्लास ट्यूब होती है, बहुत फाइन बोर होता है, राइट। बहुत छोटा सा, आपका जितना बाल है ना उससे थोड़ा सा उतने एक साइज का, उसमें क्या होता है एक बोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? कैपिलरी ट्यूब। What is capillarity? The phenomena of rise or fall of liquids in a capillary tube, that is known as capillarity. तो कैपिलैरिटी हमारे पास क्या है? द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड्स इन अ कैपिलरी ट्यूब, दैट इज नोन एज कैपिलैरिटी। वो फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल को हम क्या बोलते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलैरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। डन, ओके। अब ध्यान से देखना है इसको। हमारे पास ये एक कैपिलरी ट्यूब है, मैं थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ आपको, अदरवाइज ये क्या होती है? वेरी फाइन बोर होता है इसमें, बहुत छोटा। इसमें मैंने वाटर डाल दिया, वाटर में ये यहां तक पहुंच जाता है, ऊपर तक। ओके, क्लियर। मान लो सपोज करो आपका वाटर जो है वो यहां तक है, यहां तक, तो इसमें जो वाटर है वो यहां तक पहुंच जाएगा, ऊपर तक। ठीक है, इसमें राइज हुआ आपका इन केस ऑफ वाटर। तो आपको बताया था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इसमें क्या होता है? ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90, एक्यूट एंगल। अगर हमारे पास मरकरी है, इन केस ऑफ मरकरी, देखना मरकरी में क्या होता है। मान लो ये मरकरी की कैपिलरी ट्यूब में थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं। मरकरी में मेनिस्कस ऐसे होता है, ठीक है। मरकरी में जो मेनिस्कस होता है वो ऐसे होता है, ये वाला, ये। तो इन केस ऑफ मरकरी, बाहर मरकरी देखो इतना होगा, लेकिन अंदर मरकरी क्या होगा? ऐसे, ये ध्यान से देखना, समझ आ गई? ये मरकरी यहां तक पहुंचा, बस ऊपर गया ये वाला। क्लियर? क्यों? इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बनता है? ऑब्ट्यूज, ये ग्रेटर देन 90। तो ये जो राइज और फॉल है इसको हम कैपिलैरिटी बोलते हैं। क्लियर? जैसे मान लो अब आप दिवाली आ रही है तो आपको पता है कि हम दिए जलाते हैं। दिए में हम क्या करते हैं? वो विक जो है वो डालते हैं, विक डालते हैं ना, बत्ती जिसको बोलते हैं। जब वो डालते हैं वो अपने आप ही ऑयल जो है वो खींचती जाती है उसको। वो किसके कारण खींचती है? कैपिलरी एक्शन के कारण। क्योंकि जो हमारे पास कॉटन होती है, कॉटन में स्मॉल कैपिलरीज बनी होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज बनी होती हैं, जिसके कारण कैपिलरी एक्शन के कारण वो लिक्विड जो है वो लैंप में क्या करता है? राइज करता है, ऑयल जो है वो राइज करता है। क्लियर? दैट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। अब अभी जो आपके पास पेन है, जैसे जेल पेन है या इंक पेन है, उसमें इंक क्यों आ जाती है? उसमें इंक क्यों आ जाती है? ऐसे क्यों आती है? क्योंकि उसमें एक कैपिलरी होती है। वो कैपिलरी के कारण जो इंक है वो राइज कर जाती है, उसमें निब तक आ जाती है। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो पेड़ है, पेड़ जो है वो जमीन से, अर्थ से पानी लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? दैट इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। पेड़ के अंदर फाइन कैपिलरीज बनी होती हैं, उस कैपिलरी के कारण उसमें क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। ऐसे ही अगर आप मान लो सपोज करो आपके पास घर में एक टॉवल है, सभी के घर में क्या हो? टॉवल सभी के घर में होगा। आपने एक बकेट लेनी है, बकेट में पानी डालना है, फिर उस पानी में टॉवल डाल देना है। आधा टॉवल बकेट के अंदर, आधा टॉवल बकेट के बाहर। आपने शाम को जाके देखना कि वो पानी सारे का सारा वो बाहर आ जाएगा थ्रू कैपिलरी एक्शन। क्योंकि टॉवल में भी क्या होती हैं? कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं। तो थ्रू कैपिलरी एक्शन वो सारा बाल्टी का पानी जो है, आपकी बकेट का पानी, वो बाहर गिर जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे। ऐसे ही हम कहते हैं कि इंक इज अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर आपने सुना होगा, शाइन चूस बोलते थे हम उसको। जब छोटे थे ना हम शाइन चूस बोलते, क्योंकि वो इंक को चूस लेता था। तो ब्लॉटिंग पेपर जो है, ब्लॉटिंग पेपर में भी क्या होते हैं? फाइन कैपिलरीज होती हैं, उसके कारण वो क्या करता है? उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। अब कहते हैं सैंडी सॉइल इज मोर ड्राई देन क्ले। रेत जो है वो जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्ले इतनी जल्दी नहीं सूखती, रेत सूख जाता है। क्यों? क्योंकि रेत में जो क्ले से ज़्यादा फाइन कैपिलरीज होती हैं।
जिससे जो उसका पानी है वो क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। क्लियर। अब मॉइस्चर राइज इन द कैपिलरी ऑफ द सॉइल टू द सर्फ। अब देखो हम क्या करते हैं, हम प्लॉइंग करते हैं ना, खेत में हम क्या करते हैं, हल चलाते हैं, राइट, या हम उसको देसी भाषा में बोलते हैं गुडाई भी करते हैं। हम जब कोई सब्जी लगाते हैं गुडाई वगैरह करते हैं ना, प्लॉइंग करते हैं उसको। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? हम कहते हैं वो पानी देने के बाद करते हैं ऐसा, जैसे उन्होंने खेत को पानी दिया उसके बाद 2 दिन बाद फिर वो क्या करते हैं, प्लॉइंग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अर्थ में, देखो अगर आप प्लॉइंग नहीं करोगे तो अर्थ में बहुत सारी फाइन कैपिलरीज बन जाएंगी। थ्रू कैपिलरी एक्शन जो अंदर की जो पानी है वो क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाएगा और सन से वो वेपोरेट हो जाएगा। क्लियर। थ्रू कैपिलरी एक्शन। तो उन कैपिलरीज को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको प्लॉइंग करते हैं। आप घर में भी देख लेना, अगर आप अपने गमले में रोज पानी डालते हो, राइट, तो आप ध्यान से देखना वो उसमें मिट्टी बिल्कुल सख्त हो जाएगी। आप रोज पानी डालोगे, रोज का रोज पानी खत्म हो जाएगा। अगर आप एक बार पानी डालोगे, तीसरे दिन उसकी क्या करोगे, प्लॉइंग करोगे, मतलब गुडाई वगैरह करोगे उसकी, तो फिर देखना उसमें पानी जो है वो प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि आपने कैपिलरीज ब्रेक कर दी। अगर आप नहीं करोगे, वो जितना आपने पानी दिया वो थ्रू कैपिलरी एक्शन सरफेस के ऊपर आएगा, ऊपर से सन जब उसके ऊपर रेज पड़ेंगी तो सन से वो पानी क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। टू ब्रेक द कैपिलरीज हम प्लोइंग करते हैं। कई बार पूछ रहे हैं कि वाई वी प्लफ आवर फील्ड्स, आई वी प्लो आवर फील्ड्स। क्यों करते हैं? क्योंकि हम कैपिलरी जो बनी हुई हैं मिट्टी में उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। उसके कारण जो अर्थ का जो पानी है, जो उस खेत का पानी है, वो प्रिजर्व रहेगा नीचे। राइट, क्लियर है। ऐसे ही ब्रिक्स आपने देखा होगा कि घर में वो मॉइस्चर आ जाता है दीवारों के ऊपर, बरसात में मॉइस्चर आ जाता है, तो वो मॉइस्चर कहाँ से आता है कि ऊपर से पानी गिर रहा था मॉइस्चर आ रहा है? नहीं, वो ब्रिक्स जो हैं वो पोरस होती हैं, उसमें स्मॉल कैपिलरीज होती हैं। राइट, क्लियर। तो वो क्या करती हैं, नीचे से सारे के सारा जो है उसमें कैपिलरी एक्शन होता है, तो कैपिलरी बनी होती हैं, तो वो कैपिलरी एक्शन के कारण पानी जो है वो ऊपर की तरफ क्या करती रहती हैं, खींचती रहती हैं, तो वो आपकी दीवार में आ जाता है। तो वो हमें क्या लगता है कि वहाँ पर पानी पानी दीवार जो हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जब घर बनाते हैं तो वो आपने देखा होगा कि लुक बोलते हैं ना, कोल टार जिसको आपने देखा है, लुक जो वो डालते हैं उसके ऊपर, ताकि आपके घर में जो है वो ऐसा मॉइस्चर ना आए। क्लियर। लेकिन वो होता है ब्रिक्स में। अब वैसे भी ब्रिक को आप देखो, अगर आपने एक बिल्कुल सूखी ब्रिक है उसका वेट देखना, फिर आप उस ब्रिक को आपने पानी में डाल देना, फिर उसका वेट देखना। ब्रिक का जो वेट है ईंट का वो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1 बाल्टी भी लेती है वो, 1 बकेट पानी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। उसमें कैपिलरी होती हैं, कैपिलरी में पानी क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये सारे का सारा किसके कारण होता है बेटा, डैट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ओके, क्लियर। तो कैपिलरी के ऊपर आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे बेटा कैपिलरी राइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का आता है। ठीक है, क्लियर। कोशिश करूंगा कि आज खत्म हो जाए, नहीं खत्म हुआ तो हम कल करेंगे। लेकिन कैपिलरी राइज टॉपिक पहले लिख लो, कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज, या इसको बोलते हैं हाइट ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। हाइट ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। हाइट ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, या इसको हम बोलते हैं एसेंट फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, एसेंट फार्मूला। क्वेश्चन आता है कि ड्राइव एंड एक्सप्लेन एसेंट फार्मूला, ASCENT, एसेंट फार्मूला। So derive an expression for the height of a liquid raised in a capillary tube dipped vertically in a liquid which wets the walls of the capillary tube. उन्होंने बोला है which wets the walls of the capillary tube। क्वेश्चन क्या है, derive an expression for the height of a liquid raised in a capillary tube dipped vertically in a liquid which wets the walls of the capillary tube। राइट, तो हमने कैपिलरी ट्यूब, देखो मैंने ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब कैपिलरी ट्यूब मैंने क्या बोला था कि उसमें बहुत फाइन बोर होता है। अगर मैं फाइन बोर देखूं तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इमेजिन की हुई है कैपिलरी ट्यूब, लेकिन है वो वेरी फाइन बोर है, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप में रख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
तो हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास एक ट्रफ है। अब लिक्विड कौन सा है? विच वेट द कंटेनर। यहां पर मैंने कैपिलरी ट्यूब जो है वो डाल दी है। तो कैपिलरी ट्यूब जो है वो मैंने इतनी बड़ी कर दी है बेटा, ठीक है, समझ आई मेरी बात। ये जो कैपिलरी ट्यूब है मैं बड़ी कर रहा हूं। क्यों बड़ी कर रहा हूं? क्योंकि आपको अगर मैं बिल्कुल फाइन बोर वाली कैपिलरी ट्यूब लूं तो हमें तो ये समझ लो कि ये अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप है। ओके, तो यहां पर इसमें ये इतना पानी है, वाटर है, लिक्विड्स विच वेट द कंटेनर, ठीक है, राइट। तो आपको पता है कि ये राइज करेगा तो यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर कहीं ये पानी है सर, राइट है, बिल्कुल फाइन बोर वाली कैपिलरी है, इसको ध्यान देखना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये नहीं है कि इतनी बड़ी कैपिलरी, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं उसको अंडर पावरफुल माइक्रो, अदरवाइज बिल्कुल छोटी होती है। नाउ कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब और इसका जो रेडियस आर है, आर क्या है? दैट इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ये आर, ये क्या है? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। व्हाट इज आर हियर? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। दिस इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। डन? क्लियर? और ये कैपिलरी ट्यूब जो होती है ओपन होती है एट द बोथ एंड्स, इधर से भी ओपन है, ऊपर से भी ओपन है। क्लियर? लिक्विड सपोज करो, लिक्विड जो राइज कर गया थ्रू अ हाइट एच, यहां तक देखेंगे, लोअर मेनिस्कस देखते हैं, तो लिक्विड आपका राइज कर रहा है थ्रू हाइट एच। लिक्विड कितना राइज किया? थ्रू हाइट एच। क्लियर? अब द सरफेस टेंशन एक्ट अलोंग द टेंजेंट टू द स्फेरिकल मेनिस्कस। आपको ये भी पता है कि इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन लगेगी, ये हमारे पास स्फेरिकल मेनिस्कस है। मैं थोड़ा सा इसको और स्फेरिकल बना देता हूं ऐसे, ताकि आपको पता चले, ठीक है। जो हमारे पास सरफेस टेंशन है वो इसके टेंजेंट लगेगी, मेनिस्कस के टेंजेंट लगेगी। ये तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सरफेस टेंशन है वो क्या लगेगी? दैट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट ऑफ द स्फेरिकल मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है। मान लो ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, तो यहां पर जो सरफेस टेंशन लगेगी ऐसे लगेगी, ये सरफेस टेंशन टी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन किस तरफ को लगेगी? अलोंग द टेंजेंट ऑफ द मेनिस्कस। क्लियर? तो सरफेस टेंशन ये देखो, इस तरफ को टी, इस तरफ को टी, ये टी और ये टी, ये पता चल गया क्योंकि टेंजेंट जो है वो हम ड्रा करते हैं। ओके, क्लियर? अब एंगल तो बनेगा। आपको पता है कि अगर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है, इतना, ये वाला, दैट इज थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये भी क्या है? थीटा। ये भी क्या होगा? थीटा। ये भी क्या होगा? थीटा। इतनी बात क्लियर होगी, समझ आ गई? अब ये टी जो है टेंशन, इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन, तो ये आर किसके बराबर है? टी के बराबर, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन आर होगा, तो आर टी के बराबर है। मतलब हमारे पास जो रिएक्शन है आर, दैट इज जस्ट अपोजिट टू द सरफेस टेंशन। जो रिएक्शन होता है वो किसके अपोजिट होता है? सरफेस टेंशन के। हमारी सरफेस टेंशन इस तरफ को लग रही है, तो इस तरफ को क्या है? रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन किसके बराबर होगा? रिएक्शन किस तरफ? दोनों तरफ थोड़ा सरफेस टेंशन लगेगी। इस तरफ को सरफेस टेंशन अगर लग रही है टेंजेंट, सरफेस टेंशन तो इस तरफ को लग रही है, ये सरफेस टेंशन इस तरफ को, इसमें सरफेस टेंशन ये लग रही है, ये। तो हमारे पास जो इसका रिएक्शन है आर, वो ये, हम इसको लिखेंगे यहाँ पर आर दैट इज इक्वल टू टी। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे इसको? आर दैट इज इक्वल टू टी। सरफेस टेंशन उसकी रिएक्शन जो है दूसरी तरफ को हो रही। अब हमने क्या करना है? टी के दो कंपोनेंट बना लिए। देखो टी का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा? दैट इज टी कॉस थीटा। इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा? टी साइन थीटा। सिमिलरली इधर क्या होगा? टी कॉस थीटा, और इधर को क्या होगा? टी साइन थीटा। ये तो पता है, अगर टी ये है तो टी इस तरफ को एंगल बना रहा है, टी कॉस थीटा, राइट। इधर बना रहा है, कोई एंगल नहीं बना रहा है, परपेंडिकुलर, टी साइन थीटा। तो हमारे पास कंपोनेंट ऊपर की तरफ कंपोनेंट कौन से है? टी कॉस थीटा। नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या है? ये वाले परपेंडिकुलर, दैट इज टी साइन थीटा। सो टी कॉस थीटा दैट एक्ट्स एट एवरी पॉइंट। देखो ये टी कॉस थीटा, अब मेनिस्कस तो आपको सामने से दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्यूब देखोगे, ट्यूब गोल है, हमारी गोल है ऊपर से ट्यूब, तो मेनिस्कस उसमें ऐसा दिखाई देगा। ध्यान से देखना, ये मेनिस्कस, ये चीज बन रही है ऐसे,
आप समझ में आया? ट्यूब में जब आप ऊपर देखो, ऊपर से देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा ना गोल पानी, इसमें ऐसे थोड़ा होगा। ये मेनिस्कस जो है आपका, ये आपका पास क्या है, दैट इज द रेडियस आर। ये हमारे पास क्या है, उस ट्यूब का क्या है, रेडियस है, ठीक। और ये भी आपका क्या है, यहां तक ये भी क्या है, दैट इज आर। ये भी आर है और ये भी क्या है, आर। ओके, ये बात क्लियर हो गई, पता चल गया। अब मतलब ये जो है ये ऐसे है बेटा, ऐसे आप समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, तो अब जो टी कॉस थीटा है वो हर जगह पर लग रहा है। ये देखिए, ये इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ये सारे जो है मेनिस्कस इसके ऊपर। आप समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है ना ऐसे, ये वाला, इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर क्या लग रहा है, टी कॉस थीटा लग रहा है। ये लो, गॉट इट? क्या लग रहा है ये, टी कॉस थीटा। पर जितने भी टी कॉस थीटा कंपोनेंट है वो मेनिस्कस के ऊपर लग रहे हैं। और टी साइन थीटा इसके क्या लग रहे हैं, टी साइन थीटा कैसे लग रहे हैं, जैसे मान लो ये है हमारे पास, ये अपर पोर्शन देखो ये वाला, तो टी कॉस थीटा इसके सारे, इस पॉइंट के ऊपर टी कॉस थीटा लग रहा है सारा ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर। और टी साइन थीटा अपोजिट लग रहे हैं, इधर को, इधर को, इधर को। तो हर टी साइन थीटा के अपोजिट कोई ना कोई टी साइन थीटा है। अगर मान लो इस तरफ को कंपोनेंट है तो इसके अपोजिट भी होगा टी साइन थीटा। इसका मतलब जितने भी टी साइन थीटा कंपोनेंट है दे विल कैंसिल आउट। मेरी बात समझ आई? तो जो लिक्विड जो है उसमें हमने यहाँ पर कितने कंपोनेंट बनाए, दो कंपोनेंट बनाए, एक टी कॉस थीटा, एक टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा मैंने बोला कि सारे के सारे वर्टिकली अपवर्ड है, लेकिन जो टी साइन थीटा वो परपेंडिकुलर है टी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर। जैसे ये है, इस तरफ को है, इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को। तो अगर मैं कोई कंपोनेंट इस तरफ को ले रहा हूँ, उसके एग्जैक्टली अपर दूसरी तरफ को कंपोनेंट होगा, इसका मतलब टी साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, टी कॉस थीटा। सो टोटल वर्टिकल फोर्स, मतलब जो टी साइन थीटा है दैट हैज नो इफेक्ट ऑन द राइज ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। हमारे पास दो कंपोनेंट बन गए टी के, एक बन गया टी कॉस थीटा और एक हमारे पास बन गया टी साइन थीटा, राइट। और टी साइन थीटा दैट हैज नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज इट विल कैंसिल आउट। बचेगा क्या हमारे पास, टी कॉस थीटा। सो टी कॉस थीटा जो है उसके कारण जो है जो लिक्विड राइज करता है। सो टी कॉस थीटा कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। टी कॉस थीटा के कारण ही हमारा लिक्विड जो है वो राइज करता है, टी साइन थीटा के कारण नहीं करता। टी साइन थीटा तो कैंसिल हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए सारे के सारे, राइट। सो टोटल वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्कुलर मेनिस्कस, ये नोट कर लिया आपने। नाउ टोटल वर्टिकल फोर्स किसके कारण लग रही है, टी कॉस थीटा के कारण लग रही है। सो टोटल वर्टिकल फोर्स एक्टिंग, टोटल वर्टिकल फोर्स, टोटल वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्कुलर मेनिस्कस, सर्कुलर मेनिस्कस। टोटल वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्कुलर मेनिस्कस, कितनी फोर्स एक्ट करेगी, टोटल वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्कुलर मेनिस्कस, वो किसके बराबर होगी। आपको पता है कि सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ होती है, ये बात याद रखिए। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स। तो फोर्स क्या होगी, सरफेस टेंशन, फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, राइट। सरफेस टेंशन कितनी है, दैट इज टी कॉस थीटा, क्योंकि हम सरफेस टेंशन टी कॉस थीटा लेंगे, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ कितनी है इसकी, देखो आर इसका रेडियस है, तो लेंथ कितनी होगी, जितना इसका सर्कमफ्रेंस है, दैट इज 2 पाई आर। दिस इज इक्वेशन 1। सो फोर्स क्या है, सरफेस टेंशन टू लेंथ, टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर। सो ड्यू टू दिस फोर्स द लिक्विड लाइज इन द ट्यूब। As the liquid rises, the weight of the liquid in the tube increases। देखो जैसे लिक्विड राइज करेगा, इसी कंपोनेंट के कारण राइज कर रहा है, लिक्विड जो राइज कर रहा है टी कॉस थीटा के कारण, जैसे लिक्विड राइज करेगा तो इस कॉलम में जो लिक्विड का वेट है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं, क्योंकि लिक्विड जैसे ऊपर ऊपर जाएगा इसका वेट बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कैपिलरी लगा दी तो पानी ऊपर ही तरफ चलता रहेगा। इसका मतलब तो क्या हुआ कि हमने कुएं में एक कैपिलरी ट्यूब डालनी है, बस उसको पीते जाना है, पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा। ऐसा होता है, नहीं होता है। ये भी एक लिमिट होती है। जैसे लिक्विड राइज करेगा तो इस कॉलम में, कैपिलरी कॉलम जो उसके नीचे आ रहा है, उसमें जो लिक्विड है उसका वेट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो वेट ऑफ द लिक्विड एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ये भी आपको पता है।
मैंने क्या बोला कि इस फोर्स के कारण, ड्यू टू दिस फोर्स द लिक्विड राइजेस इन द ट्यूब. As the liquid rises, weight of the liquid in the tube that will increase. And weight of the liquid acts vertically downward. ये तो सभी को पता है, weight increase हो रहा है और weight हमेशा किस तरफ को जाता है, vertically downward. और हमारी फोर्स किस तरफ का, ऊपर की तरफ. इसका मतलब वो लिक्विड तब तक राइज करेगा जब तक वो फोर्स जो है, ये फोर्स इस लिक्विड के वेट के बराबर नहीं हो जाती, उसके बाद बंद हो जाएगा. पहले वेट कम था, लिक्विड राइज कर रहा है, जैसे जैसे लिक्विड राइज कर रहा है वेट यहां पर क्या हो रहा है, इसका इतने कॉलम में वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है. तो लिक्विड कब तक राइज करेगा, जब तक ये फोर्स उस कॉलम में जो लिक्विड है उसके वेट के बराबर नहीं हो जाती है. इज दैट क्लियर, समझ लगी. सो व्हेन द वेट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब बिकम्स इक्वल टू द वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, देन लिक्विड स्टॉप्स राइजिंग फर्दर इन द ट्यूब. मेरी बात समझ आई, मैंने क्या बोला, ड्यू टू दिस फोर्स द लिक्विड राइज इन द ट्यूब. एज लिक्विड राइजेस, वेट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इंक्रीजेस एंड वेट ऑफ द लिक्विड एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड. When the weight of the liquid in the tube becomes equal to the vertical force due to surface tension, then the liquid that stops rising further in the tube. Right? तो हमें अब वेट निकालना है. उस वेट को, जो लिक्विड का वेट है, उसको कहां पर पुट करना है, इसके बराबर पुट कर देना है, आपका फार्मूला बन जाएगा. ये हमारा काम है. ठीक है. अब हमने क्या करना है, ये जो h हाइट पर, मान लो सपोज करो हमारी h हाइट पर जाके ये लिक्विड जो है वो राइज करना स्टॉप कर गया, तो उतने हाइट में हमारे पास कितना वेट आया वो हमने निकालना है. तो वेट निकालने के लिए हमें मास चाहिए, मास निकालने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है. डेंसिटी तो हमें पता है, रो जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. हमें वॉल्यूम चाहिए, तो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब. ये नोट कर लिया आपने इक्वेशन, ये नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं. नाउ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब. वॉल्यूम कहां से दिखाई दे रहा है, यहां से दिखाई दे रहा है. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, दैट इज किसके बराबर है, किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ लेंथ h एंड रेडियस r. ध्यान से सुनना. अब वॉल्यूम निकालने के लिए ये मैं लिख रहा हूं v. बिल्कुल कूल माइंड से सुनना बेटा. ये मैं एक ट्यूब अलग बना रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया हुआ डायग्राम, इसको मिटा रहा हूं मैं. ठीक है. अब कूल माइंड से समझना, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन है ये है हमारे पास. ऐसे आपका लिक्विड यहां तक है, ठीक, ये है आपके पास R, यहां तक है लिक्विड. ओके. तो यहां तक आपकी हाइट जो है वो कितनी है, दैट इज h. इसका मतलब ये सिलेंडर ही बन गया. क्या बन गया, ये सिलेंडर ही बन गया एक हाइट h का. अभी यहां का पानी मैंने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम में तो सारा ही आएगा ना. देखो, अगर ये मेनिस्कस ऐसे है तो इसके बीच में पानी नहीं है, यहां तक पानी है, ये कॉर्नर, ये हमें कैसे पता चलेंगे, ये भी हमने निकालना है. बिल्कुल ध्यान से सुनना. पहले हमने देखो, यहां तक तो पूरा पानी है, ये इतने पोर्शन में पूरे का पूरा पानी है, इतने में यहां पर भी पानी है, लेकिन ये सर्कुलर मेनिस्कस के बाहर कोई भी पानी नहीं है. तो इसका मतलब हमने इतना पोर्शन जो है वो बाद में निकालना है. ये कितना बन गया, ये r है, क्योंकि जितना r रेडियस है उतना ही r इसकी हाइट होगी. है तो ट्यूब ही है ना, वो ट्यूब है. जैसे ये ट्यूब है, चाहे मैं इसका इतना पोर्शन ले लूं, चाहे मैं इतना पोर्शन ले लूं, है तो सिलेंडर ही है. ये देखो, देखो सिलेंडर की तरह ही है. देखो ट्यूब ऐसी ही है ना. तो इतने तक तो पानी पूरा है, तो इसका मतलब ये पूरा सिलेंडर बन गया मेरा, ये पूरा सिलेंडर बन गया. तो पहले मैं इसका सिलेंडर इसका सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज पाई r square h. यही होता है, r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, h इज द हाइट, सो पाई r square h. इतनी बात क्लियर होगी. पहले तो ये हो गया, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड r. क्लियर. अब ये जो है, ये क्या है, सेमी सर्कुलर. मेनिस्कस जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेमी सर्कुलर है. तो सर्कल का एरिया कितना होता है, देखो मैं प्लस कर रहा हूं, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर.
और सर्कल का वॉल्यूम कितना होता है? सर्कल का वॉल्यूम कितना होता है बोलो? चलो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, हेमिस्फीयर है ना ये, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसको भी छोड़ दो, चलो ये भी छोड़, लेट इट। मैंने क्या बताया कि ये सिलेंडर बनाना, इतना भी सिलेंडर बना, सिलेंडर बनाना, ये भी इतना सा सिलेंडर है, इसकी रेडियस कितना है आर, तो इसका भी निकाल लो, कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसकी हाइट कितनी है, दैट इज आर। देखो पहले मैंने इस सिलेंडर का निकाला, इसमें तो पूरा पानी भरा हुआ है, इट्स ओके, मैंने पूरे का पूरा लिख दिया। लेकिन ये जो छोटा सा सिलेंडर है, इसके सिर्फ इतने पोर्शन में पानी है, इतने पोर्शन में पानी नहीं है। मतलब ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो हेमिस्फीयर है, इसको निकाल देना है, किसमें से, इसमें से। ये पहले हमने सिलेंडर का निकालना है, इतने सिलेंडर का, उसमें से हेमिस्फीयर का निकाल देना, तो ये पोर्शन हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैथ में किया ना कि हमें चाहिए इतने पोर्शन का, इतने पोर्शन में कितना पानी है। हमने क्या करना है, पहले ये पूरे सिलेंडर का निकाल दिया इतने का, उसमें से हेमिस्फीयर का क्या कर दिया, वॉल्यूम माइनस कर दिया, बात खत्म। तो यही रह गया। तो सेम थिंग मैं यहां पर कर रहा हूं, इतने सिलेंडर का मैंने निकाल दिया पाई आर स्क्वायर आर माइनस हेमिस्फीयर, स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में क्या लगा दिया मैंने, हाफ, बात खत्म। ये चीज समझ आ गई? अगर ये चीज समझ आ गई मतलब आर्टिकल हो गया हमारा, क्लियर है। अब सो v किसके बराबर आ गया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, सभी में कॉमन है, निकाल लो। पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, तो क्या बन गया, यहां पर रह गया h प्लस यहां पर क्या रह गया r माइनस ये 2 के साथ 2, ये बन गया 2/3 पाई आर, पाई भी बाहर चला गया, 2/3 आर आ गया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, 2/3 आर है। क्लियर है, राइट। इसका एलसीएम ले लो, सो v दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h प्लस, इसका एलसीएम ले लो, ये 3r माइनस 2r कितना है r, ये बन गया r/3, इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, तो 3r माइनस 2r कितना बन गया r, क्योंकि एलसीएम लिया 3 आया, तो 3 × 3r माइनस 2r अपॉन 3, तो 3r माइनस 2r कितना हो गया r/3। सो दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकल गया, बड़ी मेहनत करनी पड़ी वॉल्यूम को निकालने में। ओके, क्लियर है। तो वॉल्यूम आपने जो है वो ध्यान से देखना है कि वॉल्यूम कैसे निकालना है, इतनी बात क्लियर होगी, पता चल गया वॉल्यूम। चले आगे, अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम हमारे पास निकल गया, लेट रो बी द डेंसिटी, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर रो जो है वो लिक्विड की डेंसिटी है तो मास क्या होगा, ये नोट कर लिया। लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सारा नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने मिटा देना, डन। ओके, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सो मास ऑफ द लिक्विड रेज्ड इन द कैपिलरी ट्यूब, so mass of the liquid raised in the capillary tube, mass of the liquid raised in the capillary tube, mass क्या होता है, volume into density। what is the volume, pi r square h प्लस r/3 इंटू रो, ये हमारे पास क्या है, मास है। नाउ वेट ऑफ द लिक्विड रेज्ड इन द कैपिलरी ट्यूब, वेट ऑफ द लिक्विड रेज्ड इन द कैपिलरी ट्यूब, कितना होगा बेटा, वेट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। सो आपके पास m है, कितना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर h प्लस r/3 रो, और साथ में क्या लग गया, g लग गया। इज दैट क्लियर?
इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मैंने क्या बताया कि ये जो इक्वेशन 2 है वो इक्वेशन 1 के बराबर हो जाएगी। क्यों, हमने वेट तो निकाल लिया, तो वेट ऑफ द लिक्विड रेज्ड इन द ट्यूब इन इक्विलिब्रियम, वेट ऑफ द लिक्विड raised in the capillary tube, that is equal to, किसके बराबर होगी, that is equal to vertical force, कहां पर लग रही है ये वर्टिकल फोर्स, कहां पर लग रही है, एक्टिंग ऑन द मेनिस्कस, वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द, कहां पर, मेनिस्कस, राइट। सो वेट के बराबर हमारे पास वर्टिकल फोर्स आ गई, तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर, पता है ना इक्वेशन 1 कौन सी थी, इक्वेशन 2 कौन सी थी, इसको नोट करो, फिर हम इक्वेट करते हैं। डन, चलो अब इक्वेट करेंगे। सो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन क्या थी बताना मुझे, टी कॉस थीटा 2 पाई आर, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, यही था, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर बाई 3 रो जी, इतना था, यही था, यही निकला हमारा वेट। तो h प्लस आर ओवर 3 किसके बराबर आ गया, h प्लस आर ओवर 3, ये बन गया, कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं, t cos थीटा 2 पाई आर ओवर पाई आर स्क्वायर रो जी, सो h प्लस आर ओवर 3, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, t cos थीटा 2t cos थीटा, 2t cos थीटा बच गया, आर के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर रो जी, राइट। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, एच प्लस आर ओवर 3 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। नाउ इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन एच, ये तो पता ही है, सभी को पता है यार, कैपिलरी ट्यूब बहुत छोटी है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, डायमीटर जो है, रेडियस जो है बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू हाइट, राइट, एज कम्पेयर टू लेंथ, तो हमें पता है कि r इज वेरी वेरी लेस देन h, तो r by 3 कैन बी नेग्लेक्टेड, सो r by 3 कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि अगर हम देखें कि r बहुत छोटा है h से और उसका भी ओवर 3 है, तो r by 3 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सो h दैट इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g, दिस इज नॉन एज ascent formula, ascent formula, so this is ascent formula, okay, clear, समझ आ गई। जिस एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन हमने कहां से ड्राइव किया आपको पता है, अब इसमें डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी। फॉर लिक्विड्स विच वेट द ग्लास ट्यूब, लिक्विड्स विच, ये नोट कर लो यार पहले, डन, चलो, लिक्विड विच वेट्स द ग्लास ट्यूब, पहला केस है हमारे पास, जो लिक्विड ग्लास को वेट करते हैं या कैपिलरी ट्यूब को वेट करते हैं, फॉर लिक्विड विच वेट द ग्लास ट्यूब, लिक्विड्स विच वेट द ग्लास ट्यूब, जो लिक्विड वेट करते हैं, आपको पता है कि उसमें थीटा क्या होता है, लेस देन 90 होता है, लेस देन 90 मतलब cos थीटा क्या होता है उसके लिए, पॉजिटिव, लेस देन 90 cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, cos थीटा पॉजिटिव हुआ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, देखो cos थीटा पॉजिटिव है तो h भी क्या होगा, पॉजिटिव, h पॉजिटिव होता है, लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा, h पॉजिटिव होगा, अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सो लिक्विड विच वेट द कैपिलरी ट्यूब राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब, जैसे वाटर है, मिल्क है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, दे राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। अब फॉर लिक्विड्स विच डू नॉट वेट ग्लास ट्यूब,
जो लिक्विड वेट ही नहीं करते हैं उनमें थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 90। तो ग्रेटर देन 90 cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव, तो एच क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए वो आपकी लिक्विड में जैसे मरकरी है उसमें क्या होता है, ये ऐसे होता है और मरकरी यहां पर होता है, राइट। इसमें एच के आगे नेगेटिव आ गए, समझ आ गई, क्लियर है। सो लिक्विड विच वेट द कंटेनर्स that will rise in the capillary tube and liquid which do not wet the capillary tube that depressed in the capillary tube, क्योंकि उसमें H क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि कैपिलरी ट्यूब, जैसे मान लो ये कैपिलरी ट्यूब है, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं ये नोट कर लिया ना आपने, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, भी इंटरेस्टिंग है। मुझे भी बहुत देर बाद पता चला था इस क्वेश्चन का आंसर, मैं भी सोचता रहा था क्या होगा। वो कहते हैं कि मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है, ध्यान से सुनना, ये मेरी कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ इसमें पानी यहाँ तक पहुँच रहा है, सपोज करो मैंने कहीं इसको डिप किया हो, अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, तो क्या मुझे फुवारा सा मिलेगा, यहाँ पे फाउंटेन सा बनेगा, क्योंकि पानी तो निकलता ही रहना है उसमें से, क्योंकि पानी एक्चुअल में वो राइज कहाँ पर हो रहा है, कितने पॉइंट हो रहा है, मैं कैपिलरी ट्यूब को यहाँ से तोड़ देता हूँ, तो क्या मेरे पास फाउंटेन की तरह पानी निकलेगा वहाँ पर। मेरे माइंड में बहुत बार क्वेश्चन आया ये, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। क्यों, ध्यान से सुनना, हाइट थ्रू विच लिक्विड राइजेस, जितनी हाइट के ऊपर लिक्विड राइज करता है वो क्या होता है, 2t cos थीटा अपॉन r rho g। ये कौन सा फार्मूला है, एसएन फार्मूला है, बट r अपॉन r ये होता है cos थीटा। r अपॉन r का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, रेडियस है, और ये r मैं कौन सा ले रहा हूँ, कैपिटल R ले रहा हूँ। पहले मैंने r सेम लिया था, ये r सेम लिया था, अब केस थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने इसको R कर दिया। कैसे, क्योंकि ये जो हमारे पास कैपिलरी में ये लिक्विड है, ये कहीं ना कहीं इसका मेनिस्कस जो है वो बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ये रेडियस बनेगा R। तो वो क्या बोलता है कि अगर हम यहाँ पर एंगल लेंगे R अपॉन R, वो cos थीटा, कैसे एंगल लिया मैंने, ध्यान से देखना, ये जो एंगल मैंने लिया ये कैसे लिया, ये ऐसे है, ये ऐसे, क्लियर, ध्यान से देखना इसको, ये मैं एंगल ले रहा हूँ, ये हमारे पास इतना भी रेडियस क्या होगा R, ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है, ये भी R हुआ क्योंकि सर्कल है, ये भी R है, ये एंगल क्या है, थीटा। तो जब आप यहाँ से cos थीटा फाइंड करोगे तो cos थीटा किसके बराबर आएगा, R अपॉन R, क्योंकि ये जो है ये स्मॉल r, सॉरी ये क्या है, स्मॉल r, ये है रेडियस ऑफ द, दोबारा से आपको बताता हूँ, आपने कंफ्यूज हो जाना है, ठीक है। ये लो, ये मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है, यही ये इसका मेनिस्कस है, राइट। इस मेनिस्कस को जब आप करोगे तो ये सर्कल बनाएगा, ऐसे सर्कल बनाएगा कि नहीं, ये आपका मेनिस्कस, ठीक है। ये है आपका रेडियस किसका, ग्लास ट्यूब का, जो आपने कैपिलरी ट्यूब है। ये जो R है ना, ये R, ये वाला R, ये वाला R, ये क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, जो मेनिस्कस बन रहा है, क्लियर। ये क्या है, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। मेरी बात समझ आई, मेनिस्कस का रेडियस, ये मेनिस्कस का रेडियस है, अब मैं इसको मेनिस्कस का रेडियस मान रहा हूं, ठीक है, क्लियर। सपोज करो आपके मेनिस्कस का रेडियस जो है वो यहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है, तो ये जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा, ये हमारे पास R है, ये भी हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, ये अब ये मेनिस्कस जो है वो आप कैसे देख रहे हो, इसको आप ऊपर से देखो, ये जो मेनिस्कस है ना आपके पास, अब इसको अगर हम R मानेंगे, कैपिटल R, तो इस मेनिस्कस को आप ध्यान से देखो, आप तो ऊपर से देखोगे ना, तो ये R है, ये स्मॉल r है, तो जब cos थीटा फाइंड करोगे तो R अपॉन R ही होगा। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। ये R कैसे है, 3 डिमेंशनली हम इसको कैसे शो करेंगे, वैसे मेनिस्कस ऐसे होता है, गोल है ना, ऐसे होता है ना, ये आपका मेनिस्कस ऐसे था, ऐसे था ना, तो ये जो था दैट इज R, आप समझ आ जाएगा आपको। इस मेनिस्कस का रेडियस जो है वो यहाँ पर है, ये जो मेनिस्कस है ना, अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे ना, ये पोर्शन, ये ऐसे घुमाते 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 ये बनेगा इसका R, सो दिस इज R। अब क्लियर हुआ, ये भी आपको कंफ्यूज करेगा। ये हमारे पास लिक्विड का मेनिस्कस अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसे होगा, ऊपर से तो गोल ही होगा, लेकिन सामने से ये मेनिस्कस ऐसे दिखाई देगा, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर।
और जब हम इसको कंप्लीट करेंगे ना, ये वाली पोर्शन ऐसे कंप्लीट करेंगे सर्कल, तो इसका रेडियस कहीं यहाँ पर आएगा। ये आर जो है ये मेनिस्कस का रेडियस है, ये आर जो है वो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। ओके, तो आर अपॉन आर किसके बराबर हो गया? कॉस थीटा के बराबर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस। तो एच किसके बराबर आ गया? एच किसके बराबर आ गया? ध्यान से देखो, 2t अपॉन आर रो जी आ गया, 2t अपॉन आर रो जी। ध्यान से देख लो, क्योंकि cos थीटा किसके बराबर है? आर अपॉन आर। ये आर के साथ आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया? यहाँ पर आर कैपिटल आएगा, ये आर रो जी। आपने cos थीटा की जगह आर अपॉन आर पुट कर दिया, तो आर के साथ आर कैंसिल हो गया, नीचे रह गया रो, तो 2t अपॉन आर रो जी रह गया। अब एच आर, बाकी सारा कांस्टेंट है, देखो टी रो जी 2, ये सारा कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट डज इट मीन? कि h इज या r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h, या h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब क्या है कि अगर हाइट कम है तो r बढ़ जाएगा, लिक्विड जो वो बाहर नहीं आएगा, ये जो r है ये बढ़ जाएगा। मतलब पहले आपका r मान लो मेनिस्कस ऐसे था तो r छोटा होगा, अब r आपका बड़ा हो गया, मतलब मेनिस्कस आपका ऐसे बन गया। जब मेनिस्कस ऐसे बन जाएगा तो r अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये नहीं समझ आई? ध्यान से सुनना, ये नोट कर लो पहले, इधर समझा देता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। जब लिक्विड यहां पर राइज कर रहा था तो मान लो मेनिस्कस ऐसे था, अगर ऐसे मेनिस्कस है ये ट्यूब में, तो इसको जब आप कंप्लीट करोगे तो इसका रेडियस जो है वो इतना बनेगा, मेनिस्कस का रेडियस इतना बनेगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर h बड़ा है तो r छोटा होगा। r छोटा मतलब रेडियस मेनिस्कस का छोटा होगा, हाइट बड़ी है तो r छोटा होगा। मैंने उसकी हाइट काट दी, जब हाइट काट दी तो हाइट छोटी होगी ट्यूब की, तो r क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। r बढ़ जाएगा मतलब ये जो रेडियस है ये बढ़ जाएगा, ये रेडियस बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा? देखो जितना छोटा होगा मेनिस्कस उतना रेडियस छोटा होगा। अगर आप कहते हो कि मेनिस्कस आपका जो है वो ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो इसका मतलब ये स्मॉल पार्ट है किसका? स्फीयर का। तो जब आप इसको स्फेरिकल शेप में बनाओगे तो ये बड़ा बन जाएगा, तो आपका मेनिस्कस जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा ऐसे। पहले मेनिस्कस था बिल्कुल नीचे की तरफ, अब मेनिस्कस ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब इसको बड़ा करोगे तो क्या होगा? इसका रेडियस भी बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप ट्यूब को ऊपर तोड़ोगे, उसको ब्रेक करोगे, पानी उसमें से फाउंटेन की तरह नहीं निकलेगा। फर्क क्या होगा? सिर्फ मेनिस्कस जो है वो मेनिस्कस वो पहले ऐसे था, अब मेनिस्कस क्या होगा? ऐसे बनता जाएगा। और तोड़ोगे तो मेनिस्कस ऐसे स्ट्रेट होता जाएगा। तो इसमें देखो कि एक चीज आपने ऐसे बनाई, उसको कंप्लीट करो, ये बन गया। एक चीज आपके पास ऐसे है तो आपको इसका सर्कल कंप्लीट करने के लिए बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। एक चीज ऐसे है थोड़ी सी स्ट्रेट, तो ये बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे आपका आर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब जो लिक्विड है उसका जो मेनिस्कस है वो थोड़ा 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 ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट होता जाएगा। मतलब उसमें जो राउंड शेप है वो थोड़ी थोड़ी क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। इज दैट क्लियर? पता चल गया? सो हैंस लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो। ओके ओके देन बेटा, आज बहुत हो गया, लेक्चर बड़ा हो गया। ओके देन बेटा, गुड बाय।